नमस्कार। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो जो मैंने आपसे पहले बताया था कि सकल हिंदू समाज की जिस तरीके से 50 रैलियां 22 नवंबर से लेके अभी तक निकाली गई हैं महाराष्ट्र में, और वो उसका चलता ही जा रहा है। रामनवमी के मुद्दे पे आपने देखा, रामनवमी में जब शोभा यात्रा उसके बाद निकाली गई, किस तरीके से हिंसा की घटनाएं हुई, आगजनी हुई, पथराव हुआ, और बहुत सारी स्टेटों में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन गई। तो ऐसा क्या है जो हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको सकल हिंदू समाज की जो रैलियां निकल रही हैं उसमें मैंने 3 नाम आपको बताए थे। एक एमएलए हैदराबाद के, पहले बीजेपी में थे, वो निकाल दिए गए वहां से क्योंकि महात्मा गांधी के बारे में उन्होंने कुछ टिप्पणी कर दी थी। टी राजा है उनका नाम। तो वो इन रैलियों में होते हैं। एक कालीचरण महाराज हैं, वो हैं वेस्ट बंगाल के, अपने आप को कालीचरण महाराज कहते हैं। वो भी इन रैलियों में एक रेगुलर फीचर हैं। कई शिवसेना और बीजेपी के एमएलए उनका आयोजन करते हैं, उन रैलीज का। मेहंडर में गीता जैन नाम से इंडिपेंडेंट एमएलए, उन्होंने उस रैली को ऑर्गेनाइज कराया था। तो पुणे में, नासिक में, महाराष्ट्र की जगह जगह पर ये रैलियां हो रही हैं सकल हिंदू समाज की। इसकी जो प्रेरणा है वो कहा जाता है कि सावरकर जी के एक लेख में सकल हिंदू जो है वो बंधु बंधु हैं, वहां से उसकी प्रेरणा ली गई। उसका नाम सकल हिंदू समाज रखा गया। अम्ब्रेला बॉडी है, इसके अंदर कई सारी हिंदू संस्थानों की बॉडीज आती हैं। अब ये अपने आप को हिंदू तो कहती हैं, पर इनका काम घृणा फैलाना, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बोलना और देश में विषमता पैदा करना, देश में एक सांप्रदायिकता का माहौल पैदा करना, यही इनका कार्य क्षेत्र है। अब वो कितना वीर सावरकर की आइडियोलॉजी के साथ मिलता जुलता है ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो मैं आपके आकलन पे छोड़ दूंगा। पर मेन मुद्दा जो है, एक इनमें और लेडी हैं, वो अपने आप को काजल हिंदुस्तानी बताती हैं, और मेरे पास एक वीडियो कल उनका आया, ये हिंदुत्व वॉच का। ये देखिए, ये वीडियो देखिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। अपनी मुस्लिम बहनें अगर हिंदू लड़के से शादी करेगी तो क्या क्या फायदे मिलेंगे? ए भाई, पीछे वालों को सुनाई दे रहा है ना? ए भाई, सुनाई दे रहा है ना? शादी की बात तो सुनाई देगी। तो पहलो मारी मुस्लिम बहन ने पहलो फायदो शू है जो मारा हिंदू भाई थी लग्न करे ने सनातन धर्म में आवे तो। अगर हमारे हिंदू युवाओं के साथ मुस्लिम बहनें शादी करेगी तो क्या क्या मिलेगा? पहला फायदा, मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करेगी तो 3-3 सौतनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करेगी तो दर्जनों बच्चे पैदा नहीं करने पड़ेंगे। अगर मुस्लिम बहन हिंदू परिवार में बहू बन के आएगी तो घर में पुरुषों की सुरक्षा और सम्मान मिलेगा। कोई चाचा, ताऊ, अब्बू हाथ नहीं लगा पाएगा, क्योंकि हमारा 45 डिग्री टेम्परेचर में बुर्का नहीं पहनना पड़ेगा। आपको अपनी मनपसंद के कपड़े पहनने की छूट होगी। 5वां फायदा मेरी मुस्लिम बहनों, अगर मेरे हिंदू भाई से शादी करती है तो जिस घर में बहू बनकर जाओगी वहां की बेटी कहलाओगी और घर की मालकिन कहलाओगी। और आपकी बेटी को भी बेटे के बराबर प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलेगा। साथ में कोई फूफी, चाचू, ताऊ के बेटे के साथ, भाई के साथ शादी नहीं करनी पड़ेगी। यदि हिंदू लड़के से शादी करेगी तो आपको तलाक 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 कह के कोई नहीं छोड़ेगा। कोई मौलाना, मौलवी, अब्बू, बड़ा भाई, छोटा भाई आपका हलाला नहीं करेगा। 8वां फायदा मेरी मुस्लिम बहनों, अगर मेरे हिंदू भाई से शादी करेगी तो कोई निकाह विकाह जैसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ शादी 7 जन्मों का बंधन है। और अंतिम फायदा, 9वां फायदा, कि हिंदू से शादी करोगी तो आपके बच्चे मजहब के नाम पर जिहाद, आतंकवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद, पत्थरबाज का भोग नहीं बनेंगे। देशभक्त कहलाएगा आपका बच्चा। तो हमारा भाइयों तैयार छो ने? આપણા મુસ્લિમ બહેનનું આપણે ઉદ્ધાર કરવું છે। આપણા સનાતનીઓની જવાબદારી છે, કેમ કે આપણે વસુદેવ કુટુંબકમમાં માનીએ છીએ। આપણે સર્વ ધર્મ સદભાવમાં માનીએ છીએ।
जिस तरीके से आपने ये वीडियो देखा और उसमें किस तरीके से जहर उगलते हुए ये महिला जो है वो मुस्लिम समाज के बारे में गलत बातें कर रही हैं कि आपकी हिंदू से शादी होगी तो ये लव जिहाद खत्म हो जाएगा। तो मुस्लिम महिलाओं को आह्वान किया कि आप हिंदुओं से शादी करिए ताकि आपकी 4 शादियां ना हो, आप घर में सुरक्षित महसूस करें, कोई आपको छुआ-छूत ना करे, कोई आपको गलत तरीके से देखे नहीं, छुए नहीं। बहुत सारी ऐसी बातें जो एक समाज के लोगों को, एक सांप्रदाय के लोगों को किस तरीके से वो डिमोनाइज़ करती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये देश में ज़हर फैलाने का काम कर रही हैं। इसमें दूसरी स्लाइड में आप देखिए किस तरीके से डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो अपने आप को देश में लॉ एंड ऑर्डर का चैंपियन बताते हैं, जगह-जगह वो आरटीआईज़ फाइल करते हैं, जगह-जगह केसेस फाइल करते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने इनकी अरेस्ट को लेकर, क्योंकि इन पे जब कंप्लेंट हुई तो जूनागढ़ में इनको अरेस्ट कर लिया गया, गुजरात में। तो ये कह रहे हैं कि ये जूनागढ़ जेल में क्यों है, इनको किसने जेल में डाला, ये तो पेट्रियट महिला हैं और इनको अरेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इनको जेल से छोड़ दिया जाना चाहिए। मामला ये विषय पैदा हो जाता है कि ये अदृश्य हाथ कौन है जो इन बुद्धिजीवियों को भी मजबूर कर रहा है ये सब लिखने के लिए। क्योंकि अगर आप उसको ऑनसेट उनके भाषण को जिस तरीके से आपने सुना, एक बात तो बड़ी क्लियरली समझ में आती है कि उनका काम सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाना, दंगे फैलाना और हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच में घृणा फैलाना और दंगे करवाना, यही उनका मकसद है। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे पढ़े लिखे हार्वर्ड के रिसर्चर और प्रोफेसर अगर ऐसी बात करते हैं तो जाहिर है इसमें कोई एक थर्ड हैंड है, इनविजिबल हैंड है, जो इस तरह के तब सांप्रदायिकता, दंगे और इस तरह की विषमताएं फैलाने में फोर्स कर रहा है। आपने देखा किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कई स्टेटमेंट्स दी जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को चैलेंज किया कि राहुल गांधी जो हैं वो एक ऑटोक्रेट लीडर है और वो किसी की बात नहीं सुनते हैं और उनका कोई हक नहीं बनता। ये 20,000 करोड़ रुपए जो अदानी के मामले में कि 20,000 करोड़ शेल कंपनियों के द्वारा कैसे आए, जिससे इनका जो $2.1 बिलियन का एक लोन था, क्योंकि उन्होंने शेयर्स प्लेस कर रखे थे, उनको इमीडिएट पैसे की जरूरत थी। तो अब यहाँ भी खबर सुनने में आ रही है कि LIC ने दोबारा से निवेश किया है और अपना स्टेक जो है अदानी एंटरप्राइज और अदानी टोटल गैस और अदानी पावर में, अदानी एंटरप्राइज में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना स्टेक जो है 4.26% कर लिया है और करीब 3.5 करोड़ शेयर उन्होंने खरीदे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो फंडिंग है वो कहीं ना कहीं से तो आ रही है अदानी के पास और अदानी का शेयर वापस अब 1800 पे आ गया है जो 1100 पे गिर गया था। तो जब राहुल गांधी सवालों का सब जवाब पूछते हैं तो कि ये 20,000 करोड़ रुपए क्यों आया और किस तरीके से LIC SBI को मजबूर किया जा रहा है। अगर आप म्यूचुअल फंड कंपनीज को लें, म्यूचुअल फंड कंपनीज देश में हमारे जितने भी निवेशक हैं वो ज्यादातर पैसा अपने म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनीज ने भी अपना एक्सपोजर लिमिटेड रखा हुआ है। हालांकि रिटेल इन्वेस्टर्स कुछ बड़े हैं, क्योंकि आपने देखा किस तरीके से शेयर 75% डाउन जाके 1100 रुपए आया तो लोगों को लगा अच्छा समय है शेयर खरीदने का, तो रिटेल इन्वेस्टर बढ़े। पर रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट से जो फ्लोटिंग शेयर्स है, फ्री फ्लोट शेयर्स हैं, उन्हीं को खरीद सकते हैं। जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं वो प्रमोटर्स से शेयर्स खरीदते हैं या प्लेज करवाते हैं। तो जब ये डायरेक्ट पैसा प्रमोटर्स के पास जाता है तो प्रमोटर्स की जिम्मेदारी बन जाती है उस पैसे को कैसे डिप्लॉय करना है, अपनी डेट्स पे ऑफ करनी है, शॉर्ट टर्म लोन्स पे ऑफ करने हैं। तो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट भी आई थी इस मामले में। अब कहने का मुद्दा ये है कि जिस तरीके से ये जहर फैलाया जा रहा है देश में और आर्थिक मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर बीजेपी चुप है। जब आप सामाजिक मुद्दों पर बात करिए कि देश में सेंसस होना चाहिए ताकि ये पता लग जाए कि देश में किसकी कितनी संख्या है और उस संख्या के आधार पर उसको कितना आरक्षण या उसको क्या सेवाएं या क्या सपोर्ट मिलना चाहिए सरकार से, बजाय सेंसस कराने के। 2021 में सेंसस ड्यू था, क्योंकि कोरोना काल की वजह से सेंसस नहीं हो पाया। तो अब 2023 में हम बैठे हैं, सरकार का इस इलेक्शन से पहले सेंसस कराने का कोई मकसद नहीं है, चाहती नहीं है वो सेंसस कराना। नीतीश कुमार ने हालांकि कह दिया था कि हम अपने बिहार की स्टेट में सेंसस कराएंगे, क्या वो 2024 के इलेक्शन से पहले मुकम्मल होंगे या बाद में होंगे ये हम नहीं कह सकते। तीसरी स्लाइड आप देखिए। इस स्लाइड में ये ग्राहम स्टेन्स की फैमिली है, अगर आपको याद हो, ये वहाँ पे लेप्रेसी के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे थे और उड़ीसा में, और ये इनके 2 बेटे और ये गाड़ी में सो रहे थे रात में और वहाँ उन्होंने कैंप लगाया हुआ था। तो एक दारा सिंह करके वहाँ पे एक हिंदू मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कोई मेंबर थे, उन्होंने कहा कि ये वहाँ पे धर्मांतरण करा रहे थे लोगों का, ट्राइबल्स का और गरीब लोगों का, और उसकी वजह से उनकी गाड़ी जला के उनको और उनके दोनों बेटों को जला के मार दिया गया। और उसके बाद कई लोगों ने ये भी सिफारिश की कि दारा सिंह को जो है वो
बड़ा माना जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत हिंदू समाज के लिए बड़ा सकल कार्य किया है। और इसकी बहुत भर्त्सना भी हुई इंटरनेशनल यूएन में और यूएस में और यूरोपियन कंट्रीज में। इसके बारे में बहुत कहा गया कि ये गलत हो रहा है, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज भी इस देश की माइनॉरिटीज हैं, उनके साथ ऐसे प्रताड़ना नहीं करना चाहिए। और चौथी स्लाइड में आप देखिए किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी ईस्टर पे पहले से प्रधानमंत्री हैं जो सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल कैथोलिक चर्च में गए और वहां पे उन्होंने ईस्टर की बधाइयां ईसाइयों को दी। तो मेरा सवाल इन बीजेपी के और आरएसएस के कार्यकर्ताओं से ये है कि अगर आप क्रिश्चियंस को बुरा मानते हैं या उनके द्वारा दिए गए जो सेवाएं हैं, जो गरीब इलाकों में जहां सरकार नहीं पहुंच पाती है वहां पे अगर वो अपनी संस्थाओं के द्वारा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, तो वो धर्मांतरण कैसे कराने लग गए और वो कैसे मानवता के दुश्मन हो गए। मानवता के दुश्मन वो हैं जो मानव की हत्या करते हैं। मानवता के दुश्मन वो नहीं है जो मानवता के लिए, गरीबों के इलाज के लिए, गरीबों की शिक्षा के लिए, गरीबों के रोजगार के लिए बात करते हैं। तो इस दोहरे मापदंड को जब तक हम एक्सपोज नहीं करेंगे, जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक हम ये नहीं बात करेंगे कि एक तरफ तो इनके जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तमाम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये सब काम कर रही हैं, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं आपसी सद्भाव है, देश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग जो हैं डेमोक्रेसी में हैं और देश की जो सरकार है वो इकोनॉमिक एजेंडे को लेके और सोशल जस्टिस एजेंडे को लेके पूरी कार्यरत है। अब जहां तक इकोनॉमी की बात है, आईएमएफ का आज ही बयान आया कि देश की जो जीडीपी है वो 5.6% से ज्यादा ग्रोथ होती हुई नहीं नजर आ रही है, और जबकि दूसरी संस्थाओं ने, किसी ने 6.2, किसी ने 6.3% ग्रोथ की बात की है। मैं कहता हूँ 6.5% अगर ग्रोथ हो भी गई, जीडीपी ग्रोथ अगर इस साल 2023-24 के वित्तीय वर्ष में, पर अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुआ, इन्फ्लेशन जनवरी और फरवरी के महीने में 6.7% था, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग नेगेटिव ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। अगर जीडीपी ग्रोथ 6% भी होती है और इन्फ्लेशन 6.5-7% पे रहता है, महंगाई बढ़ती है, तो कैसे हम लोग उसको काबू करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जब पार्लियामेंट में ऑपोजिशन के एमपीज ये बात करते हैं, जब वो पूछना चाहते हैं कि महंगाई को लेकर, चाइना के मुद्दे को लेकर, आपने देखा डेप्सांग, डोकलाम, जब ये इंसिडेंट्स हुए, चाइना ने अतिक्रमण किया अरुणाचल में, कहते हैं 11 से 12 जगहों का नाम जो है चाइना ने अपनी अपनी जबान में लिख दिया है। और जब वहां पे हमारे होम मिनिस्टर, हमारे मंत्री जब अमित शाह वहां जाते हैं, तो वहां की एक्सटर्नल अफेयर्स ये कहती है कि अरुणाचल प्रदेश में देश के यूनियन होम मिनिस्टर को नहीं आना चाहिए। इसके बारे में कोई तीखी प्रक्रिया सिवाय एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में, वहाँ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के ऑफिस बेयरर्स ने एक बयान जारी किया ट्वीट के जरिए, पर उसके अलावा कोई भी पॉलिटिकल उसको काउंटर नहीं किया गया कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का अभिन्न अंग है, और जो भी उस पर नजर डालेगा तो हम उसको, उसकी लाल आंख निकाल देंगे। ऐसी कोई बात प्रधानमंत्री मोदी द्वारा या उनकी मिनिस्टर्स द्वारा नहीं की गई। ये चिंता का विषय है कि जब ऑपोजिशन के एमपीज ये बात उठाते हैं, जब चाइना के मुद्दे पे बात उठाते हैं, जब बेरोजगारी के मुद्दे पे बात उठाते हैं, जब महंगाई के मुद्दे पे बात उठाते हैं, तो बीजेपी की सरकार जो है वो गूंगी, बहरी और मौनी हो जाती है। और जब सांप्रदायिकता की बात आती है, जब शोभा यात्राएं निकालने की बात आती है, जब दंगों की बात आती है, तो इन्हीं के मिनिस्टर्स या इन्हीं के जो प्रवक्ता हैं, तमाम टीवी चैनलों पे आप देखेंगे 8 बजे की डिबेट, अगर आप किसी भी टीवी चैनल की उठा के देख लें, जो बीजेपी के प्रवक्ता होते हैं वो स्टूडियो में बैठ के डिबेट करते हैं और अपनी अथॉरिटी दिखाते हैं, किसी को बोलने नहीं देते हैं। और यहाँ तक कि कई बार तो ऑपोजिशन जो उनकी कर रहे होते हैं, जो डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उनका माइक भी म्यूट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से देश की जो चार स्तंभ है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और मीडिया, उसमें मीडिया का आपने देख लिया किस तरीके से ओवरटेक किया गया, उनको गोदी मीडिया बना दिया गया। आज वो घुटनों के बल नहीं रेंग के चलते हैं। जुडिशरी में तमाम जगह आपने देखा किस तरीके से आशीष मिश्रा टेनी का ले लीजिए, आशीष मिश्रा टेनी ने 4 किसानों पर गाड़ी चढ़ाई, उसमें मीडिया कर्मी की भी मौत हुई थी। अब उन 5 मौतों के जिम्मेदार और अपने भी 3 आदमियों के जिम्मेदार, 8 मौतों के जिम्मेदार आदमी को सुप्रीम कोर्ट जो है वो, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है एंटिसिपेटरी बेल दे देती है कि वो विटनेसेस को जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। हालांकि कई विटनेसेस ने दावा किया है कि उन पर जानलेवा हमले हुए हैं, उनके सिर फाड़े गए हैं, उनको बंदूक के, लाठी के जरिए उनको, उनके परिवारों को धमकियां दी गई हैं कि आप अगर इसमें विटनेस करेंगे तो हम आपको यहाँ रहने नहीं देंगे और आपको यहाँ से भगा देंगे। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जो ऑफिस बेयरर हैं,
बीजेपी के जो मिनिस्टर हैं, बीजेपी के उनके लड़के अगर ऐसा काम करेंगे और माननीय अदालतों से उन लोगों को बेल मिलती रहेगी, तो फिर जो 4.5 लाख आदमी जेल में बंद हैं, अंडर ट्रायल्स हैं, तो मेरे ख्याल से उनको भी बेल मिल जानी चाहिए। तो अगर बेल अगर रूल है और जेल जो है वो एक्सेप्शन है, तो वो सबके लिए होना चाहिए, एक आदमी के लिए नहीं होना चाहिए। और जहां तक बात रही एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की, मैंने आपको बताया किस तरीके से लेजिस्लेचर्स जो हैं इस देश के, वो लॉ बनाते हैं, और जब ऑपोजिशन के मेंबर्स उस पर डिस्कशन चाहते हैं तो लेजिस्लेचर्स को डिस्कशन का पार्टिसिपेंट नहीं बनाया जाता। जिस मिनिस्टर का ताल्लुक होता है उसके दूसरे मिनिस्टर वहां बैठ के उसको उसको सेफगार्ड करते हैं, उसको उसको बचाते हैं। जिस मिनिस्ट्री का सवाल होता है वो मिनिस्टर जवाब नहीं देते, दूसरी मिनिस्ट्री के लोग जवाब देते हैं। सेक्रेटरीट का भी कुछ रुख अच्छा नहीं है। ऑल इंडिया सर्विसेज के ही ज्यादातर सेक्रेटरीट में राज्यसभा लोकसभा में है, और उनको जो आदेश होता है सरकार द्वारा, स्पीकर द्वारा, वही वो बात मानते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन में आपने देखा किस तरीके से राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन एक दिन में कर दी गई, जबकि कई डिस्क्वालिफिकेशन जो है उसमें महीना महीना वेट करना पड़ता है। लखनऊ के एक एमएलए थे, उनकी भी डिस्क्वालिफिकेशन 1 महीने बाद उसकी नोटिफिकेशन हुई। और कितने लोग सरकारी बंगला लेके आवास आराम से रह रहे हैं, पर जहां तक राहुल गांधी की बात थी उनको कहा गया कि आप अपना आवास भी खाली कर दीजिए। खैर, ये मामले तो चलते रहेंगे, पॉलिटिकल हैं। अब पॉलिटिकल मामलों में जिसका पलड़ा भारी होता है वो दूसरे आदमी को नीचे दिखाने की कोशिश करता है। पर मेरा मेन मुद्दा जो ये है कि जिस तरीके से ये विषमताएं फैलाई जा रही हैं, ये दंगे फैलाए जा रहे हैं, और राम के नाम को बदनाम किया जा रहा है, हनुमान के नाम को बदनाम किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और सब समुदाय के लोगों के लिए देश बना है। महात्मा गांधी ने कहा था कि सब समुदायों के लिए बना है, कोई समुदाय इस देश को ये छोड़ के ना जाए कि ये देश में हमारी सेफ्टी नहीं। तो सेफ्टी, सेफगार्ड, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। जब तक ये संविधान है तब तक हम सब लोग उस संविधान के प्रति सजग भी हैं और संविधान के आदेश को मानते भी हैं। अब इस सरकार को चाहिए उस संविधान के आदेश को माने, और आर्टिकल 1920 में जो भी फ्रीडम्स सिटीजन्स को दी गई हैं सब इक्वल हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब सब बराबर के हैं। सबके मानव अधिकार बराबरी के हैं। जुडिशरी और लेजिस्लेचर के सामने सबको बराबरी से देखा जाना चाहिए, और कोई भी उनका प्रताड़न सरकार की एजेंसियों द्वारा, चाहे वो जांच एजेंसियां हो, चाहे वो पीएससी हो, ईडी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, इन के द्वारा प्रताड़न नहीं किया जाना चाहिए। और ऐसे केसेस में माननीय सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उसको संज्ञान ले और कड़े से कड़े निर्देश दे, ताकि ये सरकार, जिसकी भी सरकार हो, वो इस तरीके के काम ना करे कि इस देश में किसी को ये कहा जाए कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, और दूसरी तरफ उसके वाकई में टुकड़े टुकड़े करने की साजिश रची जाए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अब आपसे इस हफ्ते विदा लेता हूँ। अगले हफ्ते फिर किसी नए सब्जेक्ट पे मिलेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।